हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। चलिए आज हम लोग जेट के एक क्लास में एंट्री मारते हैं। और साथियों, आप सभी को पता है जेट का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस के इक्विवेलेंट ही रहने वाला है। तो नेट के सिलेबस को देख लेते हैं 1 मिनट, इसके बाद हम सीधे क्लासेस पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। अगर हम नेट के सिलेबस में जाएं, है ना, जो आपका जेट का सिलेबस होने वाला है, तो ये 10 यूनिट में बटा है। इसका जो यूनिट है हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम का, वो कौन सा यूनिट है, उस यूनिट से आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये स्टार्टिंग है ना, तो जहां पर हमें इंटरेस्ट लगेगा, जहां पे आपको सबसे अच्छा, सबसे श्योर शॉट है ना, लास्ट हम लोग 10 यूनिट से स्टार्ट करें। हम लोग नीचे से पढ़ते पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हम चाहते हैं वैसे टॉपिक में आपको कह सकते हैं कि स्टार्ट करें जिससे कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो। और हायर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अगर साइंस वाला बच्चा है वो भी जान रहा है, आर्ट्स वाला वो भी जान रहा है, कॉमर्स वाला भी जान रहा है, कुछ ना कुछ आप हायर एजुकेशन सिस्टम से परिचय है और आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो ये आपको समझना भी चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले नीचे से 10वां यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ाने का वो क्या है भाई, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये है हायर एजुकेशन सिस्टम का सिलेबस। इसको देखिए क्या क्या है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जो कि हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करता था। आज जैसे हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे संस्था, जैसे यूजीसी है ना, यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज को रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हायर एजुकेशन को देख रही है। उस समय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस समय कौन कौन से संस्थान थे, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्लास में एंट्री करते हैं और क्लास में देखते हैं हायर एजुकेशन जो सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में वो किस प्रकार का था। तो चलिए, ये है हमारा आज का टॉपिक, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। और अगर सिलेबस के अनुसार बात करें तो ये आपका यूनिट 10 है, जो कि आपका अंतिम है ना। यूनिट 10 क्या है, आपका सिलेबस का अंतिम यूनिट है। यहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, लास्ट से लेकर हम लोग ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये सीक्वेंस चलेगा, बीच में हम लोग इसको चेंज करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार चेंज भी करेंगे। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ें, इसके पहले थोड़ा ये जान लें कि नाम से स्पष्ट है, हम लोग यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करेंगे। तो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ डिफिनेशंस है, यहाँ इससे प्रश्न आते हैं, ये डिफिनेशंस किसने दिया है, कुछ डिफिनेशंस को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा क्रम आगे बढ़ेगा पढ़ने का, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार शिक्षा की प्रणाली थी, कौन कौन से शिक्षा दी जाती थी, और बाद में फिर देखेंगे कौन कौन से शिक्षण संस्थान से उस दौर में, जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध थे और दूसरे देश के बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इन सभी संस्थाओं के बारे में जानेंगे। इन संस्थाओं को किसने बनाया, ये संस्था जो शिक्षा का केंद्र था यह दुनिया में प्रसिद्ध क्यों था, A to Z सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लासेस में हम लोग एंट्री करते हैं। और सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ डिफिनेशन यहाँ पे आपको देखना है। तो चलिए कुछ डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे आपको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के द्वितीय राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं भूल सकते हैं। और इसके द्वारा एक राधाकृष्ण आयोग भी बना था। आजादी के बाद भारत में राधाकृष्ण आयोग भी बना था हायर एजुकेशन को ठीक करने के लिए। तो वो हम लोग मॉडर्न वाले में पढ़ेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। पहले हम लोग प्राचीन का देख रहे हैं, एंशिएंट का, ये भी हम लोग किसका देख रहे हैं, एंशिएंट इंडिया का। फिर हम लोग मिडाइवल का देखेंगे, फिर हम लोग मिडाइवल का देखेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न का देखेंगे। यानी इसको 3 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट वाला, ये वाला अभी हम लोग पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो एंशिएंट जो फेज था, उस दौर में
क्या क्या चीजें थी। तो राधा कृष्णन के अनुसार जो अभी इनका जो कर सकते हैं डिफिनेशन है उसको देखेंगे, इनका जो आयोग था उसको मॉडर्न वाले में देखेंगे। तो डिफिनेशन में क्या कहते हैं ये कि शिक्षा, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर देता हूं। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा है आपका परिवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है शिक्षा? क्या है? परिवर्तन का एक साधन है। शिक्षा हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, ठीक है, कि जो हमारे कार्य से समाज, परिवार, है ना, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होती है। शिक्षा क्या करता है? परिवर्तन का एक साधन है। यह परिवर्तन कैसे आता है? परिवार से, धर्म से, है ना, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता है। वह आज शिक्षण संस्थाओं द्वारा हो रहा है। ये परिवर्तन हालांकि समाज से होता है, समाज में भी आप काफी कुछ सीखते हैं। जब बच्चे रहते हैं तो आप दोस्तों के बीच बहुत कुछ सीखते हैं। जब बड़े होते हैं अपने समाज के बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, तो समाज से भी सीखा। धर्म में जो नैतिक शिक्षा दी गई आप धर्म से भी सीखते हैं, यानी वहां भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया ना, शिक्षा एक पार्टिकुलर संस्थाओं द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है, जिसको आप स्कूल, है ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यानी इनके परिभाषा में सबसे जो मेन फैक्ट है वो है शिक्षा परिवर्तन का एक माध्यम है, ठीक है। तो जब ये पूछ दिया जाएगा आपका इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस एग्जाम में, शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, यह किसने कहा है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी का ये कथन है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। एक परिभाषा है कांट का, जो कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एजुकेशन का जो डिफिनेशन दिया था वो भी काफी फेमस रहा है। कांट महोदय के द्वारा दिया गया जो परिभाषा, क्या कहते हैं ये? शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देती है, ठीक है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की पूर्णता का विकास है, व्यक्ति की पूर्णता का विकास है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की पूर्णता का विकास है, व्यक्ति का पूर्ण डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं ना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, इसके टर्म में कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा क्या है? व्यक्ति की पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता होती है, जो उसमें कैपेसिटी है उसके अनुसार वो उसपे बेस्ट पे पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए आप आए हैं यहाँ पे जेट का प्रिपरेशन करने, जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है, किसी का हिस्ट्री है। तो यानी आपका जो विशिष्ट ज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है उसमें आप पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, उसमें आप परिपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो वही है पूर्णता का विकास कांट महोदय के अनुसार। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, उस पूर्णता का विकास करता है जो उसमें कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, इसमें वो विशिष्ट ज्ञान और कौशल के माध्यम से शिक्षा राष्ट्र विकास में योगदान देती है। ये तो चलिए, लेकिन इसमें मेन जो इसका थीम है व्यक्ति की पूर्णता का विकास, यह किसने कहा है? तो ये कांट महोदय के द्वारा ये चीजें कही गई हैं। अब देखिए शिक्षा के जो ना 4 बेसिक आधार हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। शिक्षा यानी अधिगम, सीखने के जो है ना 4 स्तर है, 4 लेवल्स हैं, क्यों हम लोग सीखते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? सबसे पहला क्या? जानकारी के लिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? जानकारी के लिए सीखते हैं, लर्निंग टू नो। हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं? लर्निंग, सीखने के लिए। पूर्व जटिलताओं को समझना भविष्य में सीखने के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पहला हो गया क्या? हम लोग जानकारी के लिए सीखते हैं, और इसको हम अपने पास्ट से सीखते हैं, अपने भूतकाल से सीखते हैं। वहां अगर आपको कुछ इस प्रकार की चीजें होती है आप उसे सबक लेते हैं और भविष्य में उसके लिए आप उसका यूटिलाइज करते हैं, उसको सीखने में मदद मिलता है। पहला जानकारी के लिए सीखते हैं। बहुत लोग होता है कि कुछ पढ़ रहे हैं तो क्यों? नॉलेज बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई एम्बिशन हमेशा नहीं रहता कि हमको कुछ हमेशा गवर्नमेंट जॉब भी लेना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जानकारी के लिए भी कुछ चीजें सीखते हैं। आप भी बहुत चीजें ऐसे सीखते होंगे जो सिर्फ आपका जानकारी बढ़ाने का काम आता है, लेकिन आपके फील्ड का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको जानते हैं जानकारी के लिए। फिर शिक्षा क्या होता है? कुछ बनने के लिए। जैसे आप यहाँ पर जो शिक्षा ले रहे हैं, जेड की जो क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ कुछ बनना चाहते हैं। यहाँ क्या बनना चाहते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज में आप अपना टीचिंग करना चाहते हैं। तो शिक्षा कुछ बनने के लिए, शिक्षा कुछ करने के लिए। शिक्षा क्या करता है?
बहुत सारा एजुकेशन ऐसा है कि वह कुछ करना चाहता है, ठीक है, वह कुछ समाज के लिए करना चाहता है, देश के लिए करना चाहता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए करना चाहता है, तो वो कुछ करने के लिए शिक्षा होता है। ये जो शिक्षा का जो उद्देश्य कह सकते हैं, वही हम लोग उद्देश्य के बारे में देख रहे हैं। फिर होता साथ रहने के लिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लोकतांत्रिक व्यवहार, मानव अधिकार आदि का बोध। अगर हम सही तरीके से नहीं सीखेंगे और एजुकेशन जो आपका जहां आप रहते हैं उसकी उस सराउंडिंग्स के अनुकूल अगर आप नहीं रहते हैं, नहीं आपका व्यवहार है, आप उस अनुसार से नहीं सीख पाते हैं, तो वहां आप नहीं टिक पाइएगा। जैसे मान ली अमेरिका में आप रहते हैं, तो अमेरिका के का जो रूल्स रेगुलेशन है, वहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसी के अनुसार रहना होगा। वहां अगर आप बोलिए कि हम सीरिया जैसा रहेंगे, है ना, वहां हम अगर हम क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ कोरिया जैसा रहेंगे, वहां का जो सिस्टम वैसे रहेंगे तो चलेगा नहीं। आपको उसके अनुसार रहना होगा। साथ रहने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है किस प्रकार हम इसके साथ एडजस्ट कर सकें। ये शिक्षा के चार कह सकते हैं कि अधिगम के चार यहाँ पर जो आधार है उनको हम लोग देख रहे थे। और ये जो चार आधार है ना, किनके द्वारा दिया गया है? ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं द्वारा नहीं, बल्कि यूएनओ का महत्वपूर्ण विंग यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। तो यूनेस्को ने शिक्षा या अधिगम के कितने मुख्य आधार दिए हैं? तो चार दिए हैं। कितने दिए हैं? चार। कौन कौन सा? लर्निंग टू नो, जानकारी के लिए सीखना, कुछ बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, इसके बाद है आपका लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए, और लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये चार अधिगम के आधार हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का जो प्रकार है आज के डेट में कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दो टाइप से होते हैं। पहला क्या, किसको बोलते हैं हम लोग? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा था औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या हुआ? यहाँ हम किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, यहाँ आप स्कूल कॉलेज में जाकर सीखेंगे, बस अंतर यही है। ठीक है, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, यानी वर्तमान जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो शैक्षणिक संस्थान में जाकर पढ़ रहे हैं, ये हो गया औपचारिक। और जहाँ जो बिना गए सिर्फ अनुभव के आधार पर लोगों से सुनकर, है ना, जो चीजें सीखी जाती है, वो अनौपचारिक होता है। उसको कोई संस्था से उसको मतलब नहीं है, वो कहीं भी सीख लेता है। ठीक है, बहुत लोग देखते होंगे जो कि अंगूठा छाप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जीवन नहीं चलता है, उनके पास नहीं है, वो भी एडिशन जानते हैं, वो हिसाब किताब करना जानते हैं, उनको व्यवहारिक ज्ञान है। यही अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, वो कोई कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन उनको भी टेबल आता है, वो भी जोड़ घटाव कर लेते हैं, है ना, अपना काम उनका चल जाता है। अब वो कैलकुलस नहीं बना पाएगा, स्टैटिक्स नहीं बना पाएगा, लेकिन अपना काम चलाने लायक उनको मैथ आता है। ठीक है, काम चलाने लायक वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं बिना कहीं गए। तो ये वो औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में आप जैसे कि आपका स्कूल कॉलेज हुआ, अनौपचारिक में ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से जुड़ा हुआ चीज, कोई स्किल सीख लिया, है ना, कोई मोबाइल बनाने का काम सीख लिया, वो भी अनौपचारिक शिक्षा में ही आएगा। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जैसे इंजीनियर। इंजीनियर क्या करता है, जाके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ता है थ्योरी, फिर उसका प्रैक्टिकल करता है। और कुछ मिस्त्री पूरे बाइक को खोल के उसको अपने अनुसार बना के बाइक का पूरा मॉडल ही चेंज कर देता है। ये क्या हुआ? उसने शिक्षा कहाँ ली? वो कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने नहीं गया, है ना, उसने इनफॉर्मल एजुकेशन ही लिया, अनौपचारिक शिक्षा ही लिया, है ना, वैसे अपने सीनियर से सीखा, आसपास से सीखा। ये हुआ अनौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल। इसको हम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से अगर बोलना चाहे इस बारे में, तो चलिए लाइन टू लाइन आपके लिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, योजना नहीं बनाई जाती है, मेन पॉइंट देखिएगा, जिसके ना तो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य यहाँ पर नहीं होता है ना, उद्देश्य होते हैं क्या? नहीं होते हैं। योजना होता है क्या? नहीं होता है। न पाठ्यचर्या यानी न सिलेबस होता है, न शिक्षण की विधियां होती है, और न आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या होता है? पहला, ऐसी शिक्षा जिसका कोई योजना नहीं है, ऐसी शिक्षा जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसी शिक्षा जिसका कोई सिलेबस नहीं है, ऐसी शिक्षा जिसका कोई शिक्षण का, जिसका टीचिंग मेथड नहीं है। ठीक है, और जो आकस्मिक रूप से, है ना, हमेशा सदैव चलता है, ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। जैसे आप पीजी किए, आपकी शिक्षा समाप्त हो गई, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा कभी भी नहीं समाप्त होती है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ औपचारिक शिक्षा के भरोसे नहीं रहता है, अनौपचारिक शिक्षा वो लेता ही अपने समाज से, अपने दोस्त से, अपने आसपास के माहौल से।
यह सदैव चलती रहती है, ठीक है, यह कभी खत्म नहीं होता है। यानी यह शिक्षा क्या होता है, जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत यह शिक्षा चलती है। यह शिक्षा क्या है, जीवन, इसका मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। अब दूसरा है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। जैसे हमने पहले कहा, ये हम लोग कहाँ लेते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो विद्यालय के द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी उनका सिलेबस होता है, ठीक है, उसी के अनुसार प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यूकेजी का कोई बच्चा है, मैं एग्जांपल देता हूं, अब मेरा ही बेटा है, मान यूकेजी में है, अब उनको हमने पढ़ा दिया है 12 तक का टेबल, लेकिन यूकेजी में 5 तक का टेबल है, तो वो 5 तक का टेबल ही याद करता है, 6 का हमको नहीं सुनाता है। इसका मत क्यों, क्योंकि कहता है हमारे सिलेबस में 6 है ही नहीं, 6 का टेबल है ही नहीं। यानी वो जो फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है, औपचारिक शिक्षा ले रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा है, वो जरा से उससे टच मस नहीं हो रहा है। यानी पूरे सिस्टम में पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टारगेट वे में पढ़ाई होता है, यहाँ पे जरा सा उससे आप हिल नहीं सकते, ठीक है। विद्यालय या विश्वविद्यालय के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, ये फॉर्मल एजुकेशन होता है। एक निश्चित सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे अभी जेट का आप तैयारी कर रहे हैं, जेट का आप एग्जाम दीजिएगा, ऐसा थोड़ा नहीं जेपीएससी जो मन से क्वेश्चन पूछ देगा, वो जेट का जो सिलेबस दिया गया उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता। अगर बाहर पूछ दिया तो फिर उनपे एक अलग हाईकोर्ट का मैटर बन जाएगा, है ना, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया, विवाद हो जाएगा। तो ये है फॉर्मल एजुकेशन की विशेषता। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ती, चाहे लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन विषयों की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। अब हम लोग प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी उनको देखते हैं। तो प्राचीन भारत में आप सभी बचपन में ही कर सकते हैं, अगर आप का डेट ऑफ बर्थ 90 से 100 के आसपास रहा होगा तो आप बचपन में रामायण जरूर देखे होंगे। रामायण में जब भगवान राम का जो पढ़ने का उम्र होता है वो कहाँ जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, विश्वामित्र के पास जाते हैं। तो वो सिर्फ एक रामायण का ही किस्सा नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत में ऐसा ही होता था, गुरुकुल सिस्टम था, जो कि गुरु के का जो आश्रम होता तो वहीं पर जाके पढ़ते थे, चाहे राजा का बेटा हो चाहे आम प्रजा का बेटा हो, सभी जाके उसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए तभी की शिक्षण व्यवस्था अच्छी भी थी। आज अगर प्रधानमंत्री का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ठीक है, और एक लेबर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े तो सिस्टम सुधर जाएगा। तो उस समय ऐसा ही था। आप देखिए बड़े बड़े धनगर जो शूद्र जाति के थे उनके घर में हुआ करते थे, जो समाज का सबसे निचला तबका था उसके घर में भी अच्छे अच्छे धनगर पैदा होते थे, क्योंकि वो भी विश्वामित्र से पढ़ते थे और जो राजा का बेटा था वो भी उसी गुरु से पढ़ता था, उसी साथ रहकर पढ़ता था। तो वो सिस्टम सही था। लेकिन अब गुरुकुल सिस्टम आजकल खत्म है। तो एंशिएंट इंडिया में क्या था गुरुकुल सिस्टम, इसको थोड़ा जान लेते हैं, कर सकते पॉइंट टू पॉइंट। भारत में शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही है, कोई डाउट नहीं। स्टार्टिंग में कौन सी पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति आप समझ रहे हैं, गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना गुरुकुल पद्धति हो गया। यह प्रणाली क्या होता था, एक आवासीय, आपको रेसिडेंशियल वहां रहना पड़ता था, आपको वहीं पर भिक्षाटन करना है और वहीं पर आपको शिक्षा ग्रहण करना है और वहीं रहना है। आपको जीवन जीने के तरीके भी बताए जाएंगे और एजुकेशन भी दिया जाएगा। एजुकेशन में मुख्य रूप से धर्म का और दर्शन का शिक्षा दिया जाता था, यानी वेद और उपनिषद। वेद हो गया आपका धर्म और उपनिषद हो गया दर्शन, यही दोनों की वहां पे पढ़ाई होती है। इसमें गुरु यानी जो गुरुदेव होते थे वही वर्तमान शिक्षक का रूप लेते थे और शिष्यों को वैदिक साहित्य के आधार पर ज्ञान देते थे। और ये जो ज्ञान होता था श्रुति पर आधारित, श्रवण पर, ये कोई लिखित रूप से नहीं था बल्कि श्रवण पर आधारित होता था। और ये शिक्षा उस समय किस भाषा में दिया जाता, संस्कृत में। गुरुकुल सिस्टम में जो शिक्षण का माध्यम था वो संस्कृत था। और ये जो है ना पूरी तरह स्मृति है ना पर रखना था आपको, श्रुति यानी श्रवण पर आधारित था, आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी लिखावट नहीं, बोलते बोलते आपको याद करा दिया जाता था, ठीक है। तो वैदिक काल के दौरान शिष्य गुरु में गुरुकुल में जाते थे, जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु औपचारिक संस्थान थे। यहाँ शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं रहते थे, समझ में आ रहा है। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा की पद्धति थी औपचारिक पद्धति थी, जो आज हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेज है, उस समय भी था, लेकिन उसका नाम हुआ करता था गुरुकुल। और ये रेसिडेंशियल होता था,
आवासीय होता था, वहीं पर शिष्य गुरु के साथ रहते थे, ठीक है। और इतना ही नहीं, उनको अपना खाना, रहना, कपड़ा धोना, सारा व्यवस्था उनको खुद करना पड़ता था, ताकि वो जीवन के जो तौर तरीके हैं जीने के, वो उनको उनका ज्ञान उनके अंदर हो सके। उस काल की अगर हम परीक्षाएं और उपाधियों की बात करें तो परीक्षा बेसिकली मौखिक रूप से होता था, ठीक है। परीक्षा कैसा होता था? मौखिक रूप से। वेदों में भी ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जितना भी जाएगा सब चारों वेद का ज्ञाता बन जाएगा, उपनिषद का ज्ञाता बन जाएगा, सब तो नहीं बन पाते थे। जैसे मान लीजिए सबने पढ़ाई हम सबने स्टार्ट करी, कोई पीएचडी तक कर लिया, कोई डिलीट कर लिया, ठीक है, और कोई 9th पढ़कर ही छोड़ दिया, कोई 8 पढ़कर ही छोड़ दिया। उसी प्रकार वहां भी था, उस दौर में भी था। उस दौर में अलग अलग लेवल पे लोग पढ़ते थे। अब मान लो 4 वेद आपको पढ़ना है, अब किसी ने एक वेद के बारे में ही पढ़ा और उसके बाद उसका पढ़ाई छूट गया, तो ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम होता था, तब उसको एक वेद का पूरा ज्ञान होता था, ठीक है। अगर कोई स्नातक या कह सकते 24 साल का अगर वो पाठ्यक्रम पूरा किया, यानी वहां पर वो 24 साल रहे, तो फिर उनको 2 वेदों का ज्ञाता। 24 साल जिनका हो गया उनको 2 वेदों का ज्ञाता, ठीक है। 2 वेदों का क्या, 12 साल में 1 वेद, 24 साल में 2 वेद। इसी पर उसको बोला जाता है स्नातक, या अभी ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं ना, उस लेवल की शिक्षा हो गई। अगर आपको 2 वेद का ज्ञान हो गया, आप उस समय के ग्रेजुएट थे, स्नातक थे। इसी प्रकार 36 वर्षीय पाठ्यक्रम होता था, जहां पर 3 वेदों की जानकारी मिलती थी, और इस प्रकार उसको उस उपाधि का नाम था वसु। जिसने वसु कर लिया यानी उसको 3 वेद का जानकारी है। और रुद्र कौन कहलाएगा? जिसने चारों वेदों का जानकारी, 48 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको क्या बोलते थे? रुद्र, ठीक है। आपका पहला 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो किसी एक वेद का ज्ञाता हो गया। दूसरा स्नातक, जो 2 वेदों का ज्ञान, जो आपका 12 वर्षीय ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या हो गया आपका स्नातक। और जो 24 वर्षीय वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, उसको क्या बोलेंगे? वसु, यानी 24 वर्ष यानी 2 वेदों का। 1 वर्ष 1 वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाला स्नातक कहलाया। 2 वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाला को कौन सा उपाधि दिया जाएगा? वसु। जो 3 वेद का जानकार हो गया, 3 वेदों के बारे में जान गया, वो क्या कहलाएगा? रुद्र। और जो चारों वेद 48 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया, वह क्या कहलाएगा? आदित्य। इन चारों टर्म को समझिएगा, स्नातक, इसको जरा हमें ऐसे कर दो, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य, ठीक है। स्नातक हो गया 1 वेद, वसु हो गया 2 वेद का जानकार, रुद्र हो गया 3 वेद, और आदित्य हो गया 4 वेद। आदित्य जो है मतलब चारों वेदों का जानकार है, ठीक है। आदित्य की उपाधि अगर मिल गया मतलब चारों वेदों का जानकार है। और यहाँ पर ये 12 साल, 24 साल, 36 साल और 48 साल का पाठ्यक्रम। जरूरी नहीं कि वो 48 साल तक वहां रहे, उनको माना जाता था कि अब किसी का मेमोरी शार्प था, वो वेद को कम समय में जान गया। 48 साल एक सामान्य सी भाषा है, लेकिन वो कम समय में ही हो जाता था। बच्चों पे या कह सकते हैं जो होता था पढ़ने वाला, उन पे डिपेंड करता था। अब उस समय शिक्षा का जो उद्देश्य था ना, आप देखिएगा कहीं पर भी ये नहीं रहेगा उनका उद्देश्य जॉब करना था। हर एक उद्देश्य को, जितने भी उद्देश्य है, आप हर एक उद्देश्य को देखिए क्या है उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण में योगदान, उसका कैरेक्टर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना है, सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना है, सामाजिक प्रसन्नता और कौशल में वृद्धि करना है, संस्कृति को बचाना है। बस उसका काम यही था। कहीं पर भी आपने देखेंगे उनका गवर्नमेंट कोई मतलब नौकरी करना ऐसा उद्देश्य था। इस प्रकार की चीजें उस समय विकसित नहीं हुई थी, इस प्रकार की सोच भी उसमें नहीं था। अब शिक्षक भी अलग अलग प्रकार के होते थे, आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे, चरक होते थे। आचार्य क्या करते थे? वह वेद पढ़ाने वाला होता था और कोई शुल्क नहीं लेता था, वेदों के बारे में पढ़ाते थे और कोई भी शुल्क नहीं, यानी बिना शुल्क वाले जो गुरु थे वो आचार्य कहलाए। उपाध्याय क्या करते थे? यह शिक्षा देते थे और लेकिन शुल्क प्राप्त करते थे। उपाध्याय शुल्क लेते थे। और चरक क्या होते थे? ये उच्च शिक्षा से जुड़े हुए कह सकते हैं गुरु होते थे। और इसमें है ना अधिकतर ये क्या करते हैं? विदेश, है ना, कुछ शिक्षार्थी भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते थे, विदेश से जो आते थे उनको ये शिक्षा प्रदान करते थे। इनके विद्यार्थियों की संख्या कम ही हुआ करता था,
लेकिन ये उच्च स्तर के गुरु माने जाते थे, चरक वगैरह जो हुए। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे उस दौर में भारत के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे। प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारा तक्षशिला है नंबर 1, और यह इसलिए नंबर 1 है क्योंकि उस दौर का सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थान था। उस दौर का सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थाओं को अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, हमारा तक्षशिला था। यह गांधार राज्य की राजधानी भी थी। हालांकि वर्तमान में यह कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस दौर में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ 700 ईस्वी में ही 700 ईस्वी में विश्वविद्यालय बन गया था, और विश्व का पहला विश्वविद्यालय का उपाधि दिया गया इसको। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की उपाधि किसे दी जाती है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी को दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीनी यात्री आए थे, फैनसांग, जिसने इसे वर्ल्ड लेवल पर फेमस बनाया। चीनी यात्री कौन थे, फैनसांग। इसने अपनी यात्रा विवरण में इस प्राचीन विश्वविद्यालय का जिक्र किया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। और उसकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का भी नाम आप याद रखिएगा, सीयूकी। उसके पुस्तक का नाम था क्या था, सीयूकी। तो सीयूकी में उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय का सीयूकी, अच्छा नालंदा, उसने नालंदा का, सीयूकी का यहाँ पे नहीं रहेगा। ये एक्चुअली आपका पाकिस्तान में है, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था उस दौर में। यहाँ पर भी वो आए थे, लेकिन उनकी जो पुस्तक है सीयूकी में ज्यादा आपको नालंदा का, इसके बाद में वो देखेंगे नालंदा, उनका जिक्र किया है। लेकिन तक्षशिला का उन्होंने इस पुस्तक में उस तरह से जिक्र नहीं किया, बस एक लाइन में वो लिख कर निकल गए हैं। इस तरह का उनका जिक्र है तक्षशिला का। लेकिन जो नालंदा का उसने बहुत ही वृहत वर्णन किया है, लेकिन तक्षशिला का वर्णन पहले किया सीयूकी में। जो पुस्तक का नाम उनका सीयूकी, किनका पुस्तक है सीयूकी, ये हैंसांग का। हैंसांग कौन थे, तो चीनी बौद्ध यात्री थे। उनके पुस्तक में तक्षशिला का जिक्र मिलता है, जो कि जिसके बाद ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बन गया। तो इसका जो विवरण है सीयूकी, तो इसमें नालंदा का भी वर्णन है। अभी आगे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, बिहार में है, जो आप जान ही रहे हैं। तो उसका वर्णन बहुत ही अच्छे से, बहुत ज्यादा है, और तक्षशिला का वर्णन थोड़ा कम है। लेकिन पहले तक्षशिला का ही वर्णन किया है, इसीलिए इसको सब विश्व का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह केंद्र क्या था, बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं दी जाती थी, और यहाँ देश विदेश से भी छात्राएं और छात्र आते थे पढ़ने के लिए। यानी पूरे विश्व स्तर पर इस संस्थान का काफी नाम था। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ विशेष चीजें हैं देख लीजिए। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षा तो दिया ही जाता था, इसके अलावा वेद, ठीक है, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति, शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन सबसे मुख्य पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। और इसके बाद सैन्य विज्ञान में भी कहा जाता है कि यह संस्थान काफी फेमस था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सैन्य प्रशिक्षण के लिए, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे नालंदा। आगे आपका नालंदा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी उस दौर में पूरे विश्व में प्रमुख स्थान रखता था, जो कि आपका बिहार में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त। उन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। यहाँ भी चीनी यात्री हैंसांग आए थे, और हैंसांग के साथ साथ इत्सिंग भी आए थे। और यहाँ पर भी इसने इस यात्रा का वर्णन का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक सीयूकी में। अभी हमने जो पुस्तक का नाम बताया आपको सीयूकी, पिछले ही आज जो जिक्र कर रहे थे तक्षशिला का, तो वही सीयूकी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया, बहुत ही विस्तार से किया है ना, पूरा डिटेल्स में समझाया है। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास आपको तक्षशिला से ज्यादा ऑथेंटिक मिलता है, क्योंकि यहाँ इसने बड़े अच्छे से उसे लिखा है, जबकि तक्षशिला को वो ऐसे हल्के तरीके से लिखकर निकल गए हैं। इसके अनुसार, यानी किसके अनुसार, हैंसांग के अनुसार, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10,000 थी, जिसमें 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। शिक्षकों की संख्या कितनी थी, शिक्षकों की संख्या 2,000, और विद्यार्थियों की संख्या 10,000। यानी समझ सकते किस छात्र अनुपात में यहाँ पर टीचर हुआ करते थे। आजकल पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। यानी 5 बच्चों पर एक टीचर, सिंपल 5 बच्चों पर एक टीचर। ये ऐसा अगर इंडिया में हो जाए तो हर एक एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। अभी तो 200-300 बच्चों पर एक टीचर नहीं है। मान लीजिए हमारे डिपार्टमेंट में, अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में लगभग
300 बच्चे हैं, उस पर सिंगल टीचर है। तो यही स्थिति है हर एक कॉलेज का, ठीक है। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहां न केवल भारत से अपितु अन्य देशों जैसे जापान, चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत, कोरिया, फारस, तुर्की से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षा एक नंबर पर था। सबसे ज्यादा अगर शिक्षा दी जाती थी, यहाँ भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षा दिया जाता था। यह भी बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसका नाम था रत्न सागर। रत्न सागर क्या था? एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। कहाँ पर स्थित था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और यह भारत का गौरव है और आज भी गौरव है ना। लेकिन 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने अपने आक्रमण के द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, यहाँ पर आगजनी कर दी और यह विश्वविद्यालय जल गया। और विशेषकर इसका जो पुस्तकालय था ना रत्न सागर, वो भी जलकर खाक हो गया। तो ये बख्तियार खिलजी का कह सकते हैं एक बहुत ही कुकृत्य है भारतीय इतिहास में, और जिसके कारण भारत को शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी क्षति पहुंची। इसके बाद विक्रमशिला, जो यह भी वर्तमान भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में है। और विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करी थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला का किसने किया? धर्मपाल ने। यहाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और इसका भी अंत वही बख्तियार खिलजी ने किया जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को जलाया था। 1203 ईस्वी में इस विद्यालय को भी नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने। अगला जो विश्वविद्यालय है वो है आपका बल्लभी विश्वविद्यालय। अभी देखिए हम लोग क्या करें, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से हमारी यूनिवर्सिटीज थे उसको देख रहे हैं, ठीक है। अगला आपका कौन सा है? बल्लभी। तो बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात, ये पूछ दिया जाएगा, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ आपको धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाता था, धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाता था। दिया जाता था क्या? अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा, इन तीनों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। धर्म से जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाता। बल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भी चीनी यात्री आपका हैंसांग ने इसका भी जिक्र किया है। चीनी यात्री हैंसांग ने इस विश्वविद्यालय की तुलना बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से की है। यानी ये जो विश्वविद्यालय था यह भी कम नहीं था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय से इसकी तुलना जब हो रही है तो यानी यह भी महत्वपूर्ण स्थान रख, नालंदा विश्वविद्यालय से हैंसांग ने इसकी तुलना की है बल्लभी विश्वविद्यालय की। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन यह दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का एक मुख्य केंद्र था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि हीनयान की शिक्षा दी जाती थी, केंद्र था, लेकिन शिक्षा का जो स्तर था वो आपका अलग लेवल का था। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल, ये सब सारा यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन हीनयान का यह केंद्र हुआ करता था बल्लभी यूनिवर्सिटी। अब देखिए औदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? तो पाल वंश के ही गोपाल ने की, ठीक है। पाल वंश के ही शासक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भांति विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ लगभग 1000 शिक्षार्थी पढ़ते थे, यानी 1000 स्टूडेंट थे। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो पढ़ने वाले सबसे पहले विद्यार्थी थे वो कौन थे? दीपंकर। और यह फेमस है पूरे वर्ल्ड में, क्यों? क्योंकि इसने तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लामा संस्था की स्थापना की। और वही लामा, आज आप दलाई लामा को देखते हैं ना, दलाई लामा को, वो इसकी ही शुरुआत है और यहीं के प्रोडक्ट थे वो, ठीक है। दीपंकर जो इनके पहले विद्यार्थी थे यहाँ के, उन्होंने ही जाकर तिब्बत में लामा संस्था की स्थापना की, जो कि अब भी अनवरत रूप से जारी है। और यहाँ भी मुस्लिम आक्रमण के कारण यहाँ जिस प्रकार नालंदा नष्ट हुआ, विक्रमशिला नष्ट हुआ, ये भी मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुए और ये भी नष्ट हो गया। अगला है जगदला। जगदला जो यूनिवर्सिटी है ना, वह वर्तमान में कहाँ है?
वर्तमान में बांग्लादेश चलन में है। जगदला जो है ना पाल राजा रामपाल ने इसे बनाया था, लेकिन यह वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश जो देश है वहां पर है। और ये भी बौद्ध मठ के रूप में, बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में काफी प्रसिद्ध है। अगला है नदिया। नदिया यूनिवर्सिटी जो कि पश्चिम बंगाल में है। नदिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में है। और यह जलंगी और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है और इसलिए इसको नवद्वीप भी कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय के 3 केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुरा नादिया। नादिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। किन 2 नदियों के बीच है, जलंगी और गंगा नदी। और इसको दूसरा नाम क्या है, नवद्वीप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय में शिक्षा के 3 केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर, गोपालपुर, नादिया। वही पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, या किस धर्म से जुड़ा हुआ था, इसको किसने नष्ट किया, इसकी स्थापना किसने करी, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसलिए हमने वन लाइनर में उन्हीं चीजों को डाला है। अगला आपका मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला आपका यहाँ पर ब्राह्मणवादी शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था। इसे विधेय नाम से भी जाना जाता था। विधेय नाम से जाना, ये भी कहाँ है, बिहार में। बिहार, और अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो बिहार और नेपाल में इसके इलाके पड़ते थे, वर्तमान बिहार और कुछ इलाके नेपाल में भी। ये मिथिला विश्वविद्यालय भी था जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रधान केंद्र है, यानी मिडाबल इंडियन हिस्ट्री में शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र रहा। इसकी लेकिन नींव कब पड़ी थी, प्राचीन में। यह मिडाइबल तक का अपने चरम पर रहा। यहाँ पर ललित कला, न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य एवं वैज्ञानिक विषयों का शिक्षण दिया जाता था। ये हो गया मिथिला यूनिवर्सिटी। और अगला आपका सालाटगी, ठीक है। अगला यूनिवर्सिटी आपका सालोटगी। सालोटगी यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये कर्नाटक में है। यह कर्नाटक में है और यह जो है ना उच्च शिक्षा का प्राचीन भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में एक महान केंद्र हुआ करता था। दक्षिण भारत में यहाँ पर भी विभिन्न प्रांतों से, विदेश नहीं, भारत की अलग अलग क्षेत्रों से आकर पढ़ते थे। और आवास के लिए यहाँ पर कहा जाता 27 हॉस्टल थे, छात्रावास थे। और इसका वित्त पोषण पूरा कर प्रणाली पर आधारित किया गया था। इसका जो वित्त पोषण होता था, टैक्स जो होता था, उस टैक्स पर ये इनका वित्त पोषण होता था, बच्चों का पढ़ाई लिखा होता था। अगला है उज्जैन यूनिवर्सिटी। आप उज्जैन जान रहे, मध्य प्रदेश में है। यह मुख्य रूप से गणित और खगोल शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अगर प्राचीन भारत के उस शिक्षण संस्था का नाम बताइए जो गणित और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, वो आपका उज्जैन विश्वविद्यालय था। अगला जो है आपका है ऐत्रेयीराम। ऐत्रेयीराम यो यह दक्षिण भारत के शिक्षण संस्थाओं में प्राचीन भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यह जो था ही, इसके अलावा दक्षिण भारत में आपका श्रृंगेरी और कांची भी थी, ठीक है। ऐत्रेयीराम दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ही, इसके अलावा वहां पर श्रृंगेरी और कांची में भी शिक्षण संस्थान थे। यह तमिलनाडु के ऐत्रेयीराम शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क निवास और प्रशिक्षण दिया जाता था। यह जो ऐत्रेयीराम था, अगर वर्तमान स्टेट पूछा जाएगा कौन हो जाएगा, TN, तमिलनाडु। तमिलनाडु में था। इसके अलावा यहाँ पर और शिक्षण संस्थान की बात करें तो श्रृंगेरी हो गया और कांची भी थे, यहीं पे थे। तो ये था आप सभी के लिए कि प्राचीन भारत में कौन कौन से शिक्षण संस्थान थे, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसका वर्णन किसने किया है, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ ये सेशन रहा जो हम लोग जेट पेपर 1 के क्लासेस में यूनिट 10 से स्टार्ट किए हैं। ये आपका पहला क्लास रहा। ऐसे ही क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस करेंगे, और सिस्टमेटिक अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे आ जाएं। हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। और क्लासेस जो आपको मिलेगी, तो क्लासेस किस प्रकार करना है, क्लासेस किस प्रकार आप ले पाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। बस वीडियो में बने रहिए। आप पेपर 1 जेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों की यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो पेपर 1 के लिए अभी हम लोग आज बात करते हैं, क्योंकि पेपर 1 का एक क्लास है। तो पेपर 1 के लिए क्या करना है, हमारा ऐप को डाउनलोड करना है। और हमारा ऐप का नाम क्या है, एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो ये जब ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे ना, आपके मोबाइल में ओपन होगा इस प्रकार।
इस प्रकार ओपन होगा आपके मोबाइल में, ठीक है, इस प्रकार। और जब आप नीचे जाएंगे ना, नीचे देखिए यहाँ पर स्टोर वाला बटन है ना, स्टोर है ना, ये क्या है, स्टोर। इसको जब आप क्लिक करते हैं स्टोर को, तो यहाँ पर आपको कोर्सेज दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल कोर्सेज दिखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे जुड़ा हुआ, जेट से जुड़ा हुआ, यहाँ आपको 3 से 4 क्लासेस दिखेगा। सबसे ऊपर क्या है, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी का बैच चल रहा है हमारे पास। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी से आपका पीजी हो रहा है, आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए भी क्लासेस चल रही है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है, ये सबके लिए अनिवार्य है, सभी को पेपर 1 देना है, और पेपर 1 सबका कॉमन होगा। चाहे आपका विषय कुछ भी हो, पेपर 1 क्या रहेगा, सबका कॉमन रहेगा। इसलिए पेपर 1 पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ कंपटीशन काफी टाइप रहेगा। तो पेपर 1 की क्लासेस सिर्फ हम 149 में, बच्चों के डिमांड पर सबको क्लासेस मिल सके, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम 149 में पेपर 1 की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा, और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, और सारी चीजें सिर्फ आपको 149 में मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट फुल सिलेबस, कंप्लीट कोर्स सिलेबस कराया जाएगा यहाँ पर। इसका अगर आप हिस्ट्री का बैच लेना चाहते हैं, तो ये भी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सभी बैच स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से, 15 सितंबर 2025 से। अभी से आप क्लासेस में एंट्री ले सकते हैं, क्लास को परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री का प्राइस हमने 299 रखा है, सोशियोलॉजी का भी 299 है, और जो भी है सब असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके द्वारा आपकी क्लासेस हो रही है। तो कहीं भी कोई डाउट्स नहीं है, आप बिल्कुल आप आसानी से बेहिचक क्लासेस लें, और बिल्कुल लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस में क्लासेस लें, ताकि हर एक बच्चा जेट एग्जाम में अपियर हो सके, फॉर्म भर सके, अच्छे से तैयारी कर सके, और जो कि 18 साल के बाद जेट आया है, उसमें अपना स्थान 6% में ला सके। एग्जाम फाइटर में उनका यही प्रयास है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, और कोर्सेस लेना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए यहाँ पर कोर्सेज मिलेगा, पेपर 2 में हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, और सोशियोलॉजी का, और सारे क्लासेस के फीचर्स बता दिए। आप सबसे पहले एग्जाम फाइटर ऐप को डाउनलोड करें। ऐप कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। हम लिंक वहां पर डाल दिए हैं, यहाँ पर लिंक को आपको क्लिक करना है, लिंक को क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, जहाँ पे स्टोर है, डाउनलोड हो जाएगा तब स्टोर में जाके आपको सारे क्लासेस दिखने लगेंगे। जिस क्लासेस को लेना है उसको क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ कर दीजिएगा, आप क्लासेस में एंटर हो जाइएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।